बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ़ का जो जज्बाती खिताब है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। एक तो आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें और ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। या एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन कानून के मुताबिक काम करें उसे हार्ड स्टेट कहा जाता है, ये आर्मी चीफ ने कहा। तो मैंने हार्ड स्टेट की जो डेफिनेशन है वो निकालने की कोशिश की। तो हार्ड स्टेट की तकरीबन 1 दर्जन डेफिनेशंस मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन इससे मिलती जुलती डेफिनेशन नहीं है। और अगर इस तारीफ को मान लिया जाए जो आर्मी चीफ ने कहा है, और ये एक और तारीफ का इजाफा हो गया ना, ऐसे ही होता है कि एक के बाद एक डेफिनेशन, एक के बाद एक चीज़ सामने आती रहती है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती रहती है। तो आर्मी चीफ की ये तारीफ के आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला जो मुल्क होता है वो हार्ड स्टेट कहलाता है। अगर ये मान लिया जाए तो पाकिस्तान तो फिर हार्ड स्टेट नहीं है। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को तो हार्ड स्टेट बनने ही नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगे और आइन और कानून के मुताबिक ये मुल्क चला ही नहीं, क्योंकि आइन से गद्दारी की गई, इस मुल्क के अंदर कानून को पामाल किया गया। तो हार्ड स्टेट पाकिस्तान तो बन ही नहीं सकता जो आर्मी चीफ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइन और कानून की अमलदारी है ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब आप लोग दे दें, मैं पाकिस्तान की आवाम के सामने रखता हूँ, ताकि जो लोग भी आर्मी चीफ की बहुत बड़ी टीम है वो लोग इसको निकालें, ISPR के लोग निकालें, मेरे वीलॉग के नीचे लोगों के पैगामात पढ़ लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या समझते हैं। यानी पाकिस्तान में वो कौन है जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आइन शिकनी की है, इसका आप जवाब दीजिए। वो कौन है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता? वो कौन है जो रियासत से तमाम कवायदो ज़वाबित जितने भी रियासत के हैं वो उन तमाम से बालातर है? अगर इस तारीफ को दुरुस्त मान लिया जाए तो हार्ड स्टेट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मेरे ख्याल में आज के दिन में, या पाकिस्तान की तारीख को आप मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होने नहीं दी। यानी अगर तो पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है और आर्मी चीफ कहते हैं कि हार्ड स्टेट होनी चाहिए, तो फिर तो एक बात वाज़ेह है कि आर्मी चीफ सिर्फ अपना काम करेंगे, क्योंकि आइन के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खिताबात की, आइन के अंदर माशी मामलात के अंदर मुदाखलत की, आइन के अंदर SIFC की, आइन के अंदर कारोबार की, आइन के अंदर अपने मफादात की, आइन के अंदर सियासत में मुदाखलत की, आइन के अंदर सियासी लोगों से मुलाकातों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आइन के मुताबिक तो फिर ये ओहदा 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर का है और उसके मुताबिक फिर आपको अपने काम करने पड़ेंगे। और कानून अगर सबके लिए एक जैसा है तो फिर लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जाता है? अगर कानून के अंदर ही मुल्क ने कानून के मुताबिक चलना है तो आप किसी को जबरी तौर पे लापता नहीं कर सकते, आप किसी को गुमशुदा नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक तो इमरान खान पे 300 मुकदमात बना दिए गए, यानी ये कानून के मुताबिक बने हैं। सारी दुनिया ये मानती है ये कानून के मुताबिक नहीं बने, ये ख्वाहिशात के मुताबिक मुकदमात बने हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखना चाहिए इमरान खान का कि उसके ऊपर 3 साल से कम अरसे में उसके ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए। और हैरत अंगेज चीज़ है ये, इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। दूसरा, आर्मी चीफ ने एक और स्टेटमेंट दिया। ये जो उनका स्टेटमेंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्मी चीफ ने फरमाया कि कुरान कहता है, कुरान मजीद कहता है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है या खबर लेकर आता है तो तुम तहकीक करो। और आपका सोशल मीडिया कहता है कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, कि जैसे हमें मिला हमने इसको आगे फैला दिया, या मनकूल लिख देते हैं कि किसी ने मुझे ये भेजा मैंने आगे भेज दिया। तो तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आगे चलाओ, ये आर्मी चीफ ने कहा। देखें, अगर तहकीक मीडिया करना शुरू कर दे तो एक बात तो मैं बड़े क्लैरिटी के साथ कह देता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूँ बड़े लंबे अरसे तक, और जितने लोग पाकिस्तान की मीडिया में काम करते हैं वो सारे इस बात की गवाही देंगे कि अगर मीडिया तहकीक शुरू कर दे ख़बरों के ऊपर तो जो अस्करी ज़राए या सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आती हैं ना, उनमें से 80-90% खबरें मीडिया पे लगना ही बंद हो जाएं, क्योंकि वो बगैर तहकीक के होती हैं। यानी इस मुल्क में ऐसी खबरें भी दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो 10 से 15 सीटें मिलेंगी। ये कहाँ की तहकीक थी? यहाँ पे ऐसी खबरें भी दी गई कि इमरान खान साहब की मकबूलियत 7% है, 7%। ये कहाँ की तहकीक थी? इस मुल्क में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें दी गई जिनकी कोई तहकीक, पता नहीं किस तरह की तहकीक थी, जो उलट हो गया सारा कुछ। और रोज़ाना की बुनियाद पे कि इमरान खान जनाब उसके ऊपर क्रॉस लग चुका है और उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है।
ये तहकीक कहाँ पे हुई थी जो खबरें दी जा रही हैं? फैसल वाडा रोज़ाना की बुनियाद पर आकर जिन ख्वाहिशात को खबर बनाते हैं, और ख्वाहिशात भी फैसल वाडा की तो नहीं है, वो तो मजबूर हैं, लेकिन जिनकी ख्वाहिशात को वो रोज़ाना आकर खबर बनाते हैं, उस खबर की तस्दीक कहाँ से होती है? रोज़ाना बहुत सारे टाउट्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के जो अजीबो गरीब किस्म की बातें सुनाते हैं, उनकी तहकीक कहाँ पे होती है? आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तहकीक करने की तो सज़ा भुगत रहा हूँ। जब हमने नवाज शरीफ के केसेस देखे और उनको स्टडी किया, तो तब भी हमने तहकीक की थी। हमने देखा कि अल अज़ीज़िया के अंदर क्या हुआ, हुदैबिया के अंदर क्या हुआ, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में क्या हुआ, जाली जो अकाउंट्स वाला केस है जिसमें चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए थे। जब हमने इनकी तहकीक की, जब हमने तहकीक की फेक अकाउंट्स वाले स्कैंडल की जो जरदारी साहब के साथ जाके जुड़ता है, तो तहकीक हो गई ना, तस्दीक हो गई। तहकीक के बाद तस्दीक हो गई और हमने वो काम किया। हमने इन्हें बाकायदा सवालनामे भिजवाए, इन्होंने जवाब ही नहीं दिए। हमने इन्हें इंटरव्यूज के टाइम दिए, इन्होंने जवाब ही नहीं दिए। लिहाजा हमने अपनी तस्दीक और तहकीक करके ये खबरें दी थी। अब जब इमरान खान साहब की खबरें हमारे सामने आई, क्या आया जी? साइफर। तहकीक की कख नहीं निकला उसके अंदर से, अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट जजेस हैं उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। साइफर वाला केस जनाब दिया गया इद्दत का केस। अब उसकी क्या तहकीक करें और उसकी क्या तस्दीक करें? यानी कुरानी आयात भी वो सुनाई जाती हैं जो इमरान खान के खिलाफ या सोशल मीडिया के खिलाफ या अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल की जाए। देखिए, आर्मी चीफ का जो, मैं सीरियसली ये बात कह रहा हूँ और इसके ऊपर सोचना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए। आर्मी चीफ का एक ऐसा होता है कि वो एक सरकारी होता है ना, उन्हें गैर मुतनाज़े होना चाहिए। ये तासुर नहीं आना चाहिए कि आर्मी चीफ एक पॉलिटिकल पार्टी के या एक पॉलिटिकल लीडर के बहुत खिलाफ हैं, और ये तासुर नहीं आना चाहिए कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के और दूसरे पॉलिटिकल लीडर के बहुत हक में। इस तासुर से आर्मी जैसे एक बड़े इदारे का नुकसान होता है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन लगातार ये बन रहा है। अब रियासत तैयबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आर्मी चीफ ने, क्योंकि रियासत मदीना का लफ्ज़ वो इस्तेमाल, नॉर्मली तो रियासत मदीना है ना, जितनी किताबें हमने पढ़ी, जितनी जगह पे हमने पढ़ा, हमने टर्मिनोलॉजी यही सुनी है, रियासत मदीना। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पे दो ही रियासतें बनी है, एक रियासत तैयबा, हालांकि रियासत मदीना है। जब वो रियासत मदीना कहते तो वो इमरान खान लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो बार बार ये तासुर आता है कि आर्मी चीफ इमरान खान के या उनकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। जब राणा सनाउल्लाह साहब की खबर आई और एस्टेब्लिशमेंट ने ये खबर भी फैलाई थी मीडिया में, जब उसकी तस्दीक और तहकीक हमने की तो राणा सनाउल्लाह बेकसूर निकल आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आई तो वो बेकसूर निकल आए, उसकी तस्दीक भी नहीं हुई और तहकीक में भी फारिग हो गए। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से या महमूद खान साहब के हवाले से जो खबरें थी उनमें से कुछ की तस्दीक और तहकीक हुई, हमने उस पर काम किया, लेकिन आज वो लोग बाहर बैठे हुए। तो मामला तस्दीक और तहकीक का नहीं है। अब उन विजुअल्स की हम क्या तस्दीक करें और क्या तहकीक करें जहाँ पे खवातीन को सड़कों पे घसीटा जा रहा है? उस वीडियो को कहाँ ले जाएं जहाँ पे एक साबन वज़ीर आज़म जो है उसके गिरेबान से पकड़ के उसको घसीट के गाड़ी में ले जा रहे हैं रेंजर्स वाले? इसकी क्या तस्दीक और तहकीक की जाए? ये तो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड ही होगा। जब किसी औरत का दुपट्टा खींच लिया जाए या उसके बालों से पकड़ के उसको सड़कों पे घसीटा जाए, जब औरतों के ऊपर टॉर्चर किया जाए, जब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, जब हज़ारों लोगों को 20-25 हज़ार बंदा उठा के जेलों में डाल दिया जाए, तो उसकी क्या तस्दीक और तहकीक करें? जब MNAs खुद आकर बता रहे हैं जनाब हमें अगवा कर लिया गया, हमारे घर की औरतों को अगवा कर लिया गया, तो उसकी क्या तस्दीक और तहकीक करें? जब हम खुद देख रहे हैं कि MNAs पार्लियामेंट के अंदर से जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं, तो उसकी क्या तस्दीक और तहकीक करें? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने अगवा किया था। अब इसकी मैं क्या तस्दीक और तहकीक करूं? मैं तो खुद आपके सामने विक्टिम बैठा हूं कि मुझे उठाकर ले गए थे और मुझे मजबूर करते रहे कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करना या गवाही देनी है आपने हमारे कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ। तो भाई तुमने जो करना करो, कानून के मुताबिक करो, मुझे किधर बीच में घसीट रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं उस वक्त भी उन्हें यही कह रहा था कि मैंने जो किया मैंने अपनी मर्जी से किया और ये मेरा काम है, तो मैं जानता हूं मेरा काम कैसे करना है, मैंने इसको भुगता है। लेकिन ये अब तस्दीक और तहकीक इसके बगैर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड ये मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया ये कर रहा है, आर्मी चीफ तनकीद कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे है। अब टूटे हुए घरों की हम क्या, या टूटे हुए सामान की या फर्नीचर की हम क्या तफ्तीश और तहकीक करें? सारा कुछ नज़र आ जाता है वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के गाँव से मीटर उतार के ले गए हैं सारे। अब इसकी क्या हम तहकीक करें और क्या तस्दीक करें?
खबर जनाब ये है कि हुआ ये था कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कुछ सवालात उठा दिए जो साहब बहादुर को पसंद नहीं आए। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने पूछा था जी वापडा में जर्नल क्यों होता है, ये जर्नैल को क्यों लगाया जाता है। ये लेफ्टिनेंट जनरल जनाब थे, उनके हवाले से सवाल किया, अगर एक आम रोड 1 अरब में बनता है, सी पैक का 10 अरब में बनता है, जहां देखें जर्नैलों के खांचे नजर आते हैं, प्रोजेक्ट की रकम कहां से कहां पहुंच गई है और यहां आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा। सनाउल्लाह मस्ती खेल को रिटायर्ड जर्नैल चेयरमैन वापडा से सवाल करना महंगा पड़ गया। मस्ती खेल साहब के गांव के ट्रांसफार्मर्स और मीटर उखाड़े जाने का इंकशाफ हो गया। अरकान का शदीद एहतजाज, इजलास मुनक्कद करने से इनकार। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब कहते हैं सफ़ेद डाले वालों ने ना सिर्फ मेरे बिजली के मीटर काटे बल्कि इमारतें गिराने की धमकियां भी दी। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मेरा कसूर यह है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाया जाए। अब वो कह रहा है कि कानून के मुताबिक चलाएं, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो कानून के मुताबिक चलता है वो हार्ड स्टेट होता है। वो ये कहते हैं हमने हार्ड स्टेट बनानी है, कानून के मुताबिक ये चल रहा है कि वो बेचारा जो कानून के मुताबिक चलने का कह रहा है उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब दिया जाके उसके ट्रांसफार्मर और मीटर उतार लिए। अब ये वाली जो खबर है जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब वाली है, ये भी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का स्टेटमेंट आ गया। असल में हुआ यह है कि अब आप एक रिटायर्ड जर्नैल से सवाल भी नहीं कर सकते, और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि महकमों के अंदर रिटायर्ड जनरल्स को लगाया जा रहा है और बार बार लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, इसका सिंपल जवाब ये है कि वो यस बॉस के आदी होते हैं। उन्हें पता है कि यस बॉस कहना है, क्योंकि वो एक सिस्टम में से निकल कर आते हैं ना। वो सवाल जवाब नहीं करते ब्यूरोक्रेट्स की तरह, वो सवाल जवाब नहीं करते, वो फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। उनको सिर्फ ओबीडियंट रहना है। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको जो कहा जाए आपने बगैर चूं चढ़ा के वो कर देना है। तो ऐसे बंदे एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं सिस्टम के अंदर। लिहाजा रिटायर अफसरान को लाकर लगाया जाता है। कोई रिटायर कर्नल लग जाता है, कोई ब्रिगेडियर लग जाता है, कोई मेजर लग जाता है, कोई मेजर जनरल लग जाता है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल लग जाता है। ये रिटायर होते हैं और मुख्तलिफ महकमों के अंदर आके काम करते हैं। ये एक्सपर्ट्स नहीं होते उन महकमों के। इनसे बड़े और बेहतरीन एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। बेहतरीन ईमानदार और बड़े अच्छे आदमी भी मौजूद हैं, लेकिन वो सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो आर्गूमेंट करते हैं और ये पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी जब से बना है तब से लेकर अब तक तकरीबन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में ही रहा है। लिहाजा उन्होंने ये कोशिश की कि अब ऐसे बंदे इंडक्ट किए जाएं सिस्टम में कि वहाँ पे ज़्यादा तरद्दुद ना हो, रुकावट ना आए उनके काम में, और वो जो काम कहे वो फौरी तौर पे हो जाए। अब नाजरीन, एक और ख़बर है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने एक दावा किया और उन्होंने एक ट्वीट किया था। इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई तो उसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। इसका जो नुक्ता नंबर 2 है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने नहीं कहा। शेख वकास अकरम साहब को ये इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, ऐसा इमरान खान साहब ने नहीं कहा, मैंने कंफर्म किया है। और मे बी वो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लेंगे, नहीं तो आने वाले वक्त में या तो इमरान खान साहब का कोई ट्वीट आ जाएगा या कोई मुलाकात हो जाएगी। जैसा कि मुज़ाकरात के बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान ने मुझे टास्क दिया, कोई कहता मुझे टास्क दिया, वो इमरान खान साहब ने सारा खोता ही उनका खूह में फेंक दिया। मैं आपको पहले बता रहा था कि जिस वक्त ये लोग जाकर इमरान खान साहब से मिलेंगे तो वो बता देंगे कि जनाब मुज़ाकरात के लिए मैंने कोई टास्क दिया है या नहीं दिया। तो इमरान खान साहब ने बता दिया, जो खबर मैंने दी थी उसकी तस्दीक हो गई, बल्कि उससे ज़्यादा इमरान खान साहब एक स्टेप आगे निकल गए। वो तो बहुत अग्रेसिव है, आपको पता है उनका। अब इसमें दूसरा नुकता उन्होंने ये कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतल्लिक हर किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे, इसके बाद सियासी क़यादत से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। आज के बाद बिल से मुतल्लिक पार्टी के अंदर मज़ीद कोई इख्तलाफी बयानात नहीं आने चाहिए। इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, जो लोग इमरान खान साहब से मिले हैं उनसे बात करने के बाद, कि इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा। ये स्टेटमेंट शेख वकास अकरम साहब को बताया गया, पता नहीं अब किसने बताया और क्यों बताया, इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब इस मुलाकात में नहीं थे, उन्हें मिसगाइड किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि इसके बारे में कोई बात ना की जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी मिस रिपोर्ट हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो मिस रिपोर्टिंग हुई है इसको दुरुस्त किया है
सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मिस रिपोर्टिंग हुई थी और इसको दुरुस्त किया है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि ये मुलाकात में शामिल थे। अब सलमान अकरम राजा से मुतालिक मुझसे मंसूब खबर गलत है। ये सलमान अकरम राजा साहब के मुतालिक जो खबर फैलाई गई है उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं कि मेरे से मंसूब करके जो खबर फैलाई गई है वो खबर गलत है। इमरान खान साहब से मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि सलमान अकरम राजा टिकटॉकर्स की तरह पार्टी ना चलाए या सियासी जमात को क्लासरूम की तरह चलाए। ये जनाब इमरान खान साहब ने नहीं कहा। सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब कदर करते हैं, मुझे इस बात का पता है, और इनका केस बहुत मुख्तलिफ है। कोई लोग कंपैरिजन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत से सलमान अकरम राजा का। राजा साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, राजा साहब एक बहुत ताकतवर आदमी है, बड़े मजबूत करैक्टर के आदमी हैं। राजा साहब के नज़रियात से, उनके फ़ैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका किरदार बड़ा बेदाग है, बड़े शानदार आदमी है। उन्होंने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। अगर वो अपने असूलों पर समझौता करते तो आज सलमान अकरम राजा साहब कम से कम मेंबर कौमी असम्बली तो होते। आप ओन चौधरी जैसा बोझ ना उठाना पड़ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन उन्होंने ओन चौधरी जैसा बोझ उठा लिया सिर्फ इसलिए कि वो सलमान अकरम राजा साहब को असम्बली के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मुश्किल आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खासा मुश्किल साबित हो जाते। नादरीन, एक स्टेटमेंट शाहिद खटक साहब ने दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखें अंदर से खबरें कुछ और आ रही हैं, बाहर फैलाई कुछ और जा रही हैं, अंदर बात कुछ और हो रही है और इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक चीज़ और बताता हूं, काटलिंग ड्रोन हमले पे इमरान खान साहब को अभी तक नहीं बताया गया, इस बिल के बारे में तफसीलात नहीं बताई गई। इवन नुसरत जावेद साहब ने यह दावा किया, मैंने पूछा एक दो लोगों से, उन्होंने कहा जी वाकई ये तो खान साहब को बताया गया कि फैमिली आज आई हुई है, तो नहीं मिलने दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पिछले हफ्ते फैमिली के साथ किस लेवल पे क्या कुछ हुआ है और आपकी बहनों को कैसे जाकर दूर दराज छोड़ के वीराने के अंदर आ गए हैं। ये बातें इमरान खान साहब को नहीं बताई गई, क्यों महदूद मुलाकात होती है, हो सकता है कि ये बातें बताना चाह रहे हो लोग लेकिन ना बता पाए हो, और ये भी हो सकता है कि डेलिबरेटली मना किया गया हो कि ये बातें इमरान खान साहब को नहीं बतानी। अब नादरीन, शाहिद खटक साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जो तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए शुरू हुई थी, और ये शाहिद खटक का स्टेटमेंट आपने गौर से सुनना है, ये उन लोगों में से है जिसने इमरान खान के साथ वफादारी बार बार निभाई है। ये उन लोगों में से है जिसको मैं जाती तौर पे जानता हूं, बाकी चीज़ों को तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते में जो बंदा सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था, जिसने बहुत सारे MNAs को पंजाब से ले जाकर जैसे जैसे इसने मैनेज किया, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उस वक्त इनसे राब्ते में था, मैं इनसे खबर लेता था, बार बार पूछता था कि सिचुएशन बताएं, कौन सा MNA कहाँ है, कितने मेंबर किस जगह मौजूद हैं, उनके नंबर पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो नंबर गेम हम पता करते रहते थे। तो जितना जोर शाहिद खटक ने लगाया, इतना जोर शायद सारी पार्टी ने मिलकर भी नहीं लगाया, बल्कि कुछ लोग तो पार्टी में ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त बेईमानी की, फ्रॉड किया और 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाया। और जब मैंने उन्हें एक्सपोज किया या उनके बारे में बात की या कोई इशारा भी दिया, तो अब वो बहुत हसास होकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें छुपेंगी नहीं, इमरान खान साहब के पास सारा नॉलेज है, जब वो बाहर आएंगे तो बहुत सारे हकायक आपके सामने आ जाएंगे। अब शाहिद खटक साहब ये कहते हैं जो तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू हुई थी, आज मुलाकात तक महदूद हो रही है। 26 नवंबर को अगर मौजूदा क़यादत, जिनको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियां दी थी, वो बहादुरी दिखाते तो आज हालात कुछ और होते। अब देखें, ये तो अंदर का बंदा कह रहा है कि बुज़दिली दिखाई है उस दिन क़यादत ने। क़यादत कौन कर रहा था? अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे, तो उन्होंने नाम लिए बगैर कहा है, उनकी मजबूरी है, वो पार्टी के अंदर है। हम लोग तो नाम ले सकते हैं, बता सकते हैं, हकायक पहले भी आपको बताया कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब दलेरी दिखाते, एक IG से एक दफा डर गया एक वजीर आला, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, IG से छुप रहा है वजीर आला और पहाड़ों को क्रॉस कर रहा है और जिले क्रॉस कर रहा है, क्या चल रहा है? फिर उसके बाद जो 26 नवंबर को फिर कारकुनों को डी चौक में छोड़ के वहां से वापस निकल गए और वहां से चले गए। एक वार्निंग सिर्फ आई थी ना कि हम ये कर देंगे, तो खड़े रहते वहां पे। तो इस पे 26 नवंबर को अगर मौजूदा क़यादत, जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारियां दी थी बकौल शाहिद खटक के, अगर वो बहादुरी दिखाते तो आज हालात कुछ और होते। बात सियासी मुलाकातों पर पाबंदी से शुरू हुई, आज खानदान के लोग रोड पर बिठाकर मुलाकात बंद करवा दी गई है। ये शाहिद खटक साहब का स्टेटमेंट है, बड़ा तकलीफ स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। फजलुर रहमान साहब भी माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर खुलकर बोले हैं। फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है वो बात पहले मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि फजलुर रहमान साहब कहते हैं जनाब कि हम अदालत में चले जाएंगे। ये सूबे के जो
वसाइल हैं उनके ऊपर डाका है और ये ज्यादती होने जा रही है। और फजलुर रहमान साहब कहते हैं हम अदालत में चले जाएंगे। देखें फजलुर रहमान साहब, अगर ये बिल पास हो गया ना तो ये कौन सी अदालत में आप जाएंगे पता है आपको? आप उस अदालत में जाएंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आपने बनाई, जिसको कहते हैं आईनी अदालत। और आईनी अदालत में जो जज लगे हैं वो भी आप जानते हैं कौन से लगे हैं, और उन जजों ने क्या फैसला करना है वो भी आप पहले से जानते हैं कि उन्होंने क्या फैसला करना है। तो फजलुर रहमान साहब, जो कुछ आपसे करवा लिया गया, जोर जबरदस्ती करवाया गया, परेशान करके करवाया गया, आपकी पार्टी को तोड़कर करवाया गया, अगर आप उस वक्त कंप्रोमाइज ना होते तो कम से कम आपका ये एक मौक़िफ़ हमेशा आपके हाथ में रहता कि मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बना। लेकिन अब आप अदालत में जाएंगे, आपको अदालत से कुछ भी नहीं मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट जो चाहेगी, हुकूमत जो चाहेगी, उस अदालत से वैसा ही फैसला आएगा, क्योंकि आईनी बेंच जो है वो बनाया ही हुकूमत ने है, उसके जजेस का इंतखाब ही हुकूमत ने किया हुआ है। अब जब बेंच ही हुकूमत ने बनाया है तो बेंच हुकूमत के खिलाफ फैसला कैसे देगा? ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि मिलिट्री जनरल्स ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, और फिर कर्नल जो हैं उनकी अदालत लगे और वहां पे वो फैसला करें, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती नहीं हुई? मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में यही मामला उठाया गया ना कि जनाब जनरल्स कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, हम विक्टिम हैं, और उनके जो जूनियर्स हैं वो जज बन के बैठे और फैसला कर रहे हैं। तो क्या वो अपने सीनियर की ख्वाहिश के खिलाफ फैसला दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और इसी तरह फजलुर रहमान साहब, अब आप अदालत में जाएंगे तो अदालत से आपको क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ मिलेगा। हाँ, एक और काम हुआ है, और नाजरीन ये भी बड़ी अजीब सी खबर है। हुआ ये है कि एक चक्कर लगाया था थोड़े दिन पहले वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद बार का, हाई कोर्ट बार का, और वो कामयाब हो गया उनका दौरा। हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से जो आईनी पटिशन दायर की हुई थी उसे वापस लेने का एलामिया जारी कर दिया। और मज़े की बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मेंबर्स हैं जो इलेक्शन जीतते हैं, ये सारों ने वोट इमरान खान के नाम पे लिया है। इन्हें अब इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर को इमरान खान के वोट ने कामयाब करवाया, और हमने ये सपोर्ट इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं के मुश्तरका फैसले के बाद की। लेकिन इलेक्शन के बाद हुकूमत की मुराद और फंड्स के लालच में सदर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने अपनी बदनीयती दिखाना शुरू कर दी। कल अली बुखारी साहब के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन आज साबित किया कि वो मुकम्मल लोटा बन चुका है। जिसने इमरान खान को छोड़कर पैसे और ओहदों के लालच में राहें जुदा की, इस कौम ने उसे अकेला कर दिया। वाजिद गिलानी, ये आखिरी इलेक्शन नहीं था। पहले हमारी हुकूमत में आप लॉ अफसर रहे थे, हमारी पार्टी ने आपको हमेशा इज्जत दी, लेकिन आप कम ज़र्फ निकले। बार सियासत में तहरीक इंसाफ के वकला आपका सियासी कैरियर ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। ये जनाब अब कहा है इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने। तो पैसा काम कर रहा है, ताकत काम कर रही है, मुराद काम कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।